हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर्स एंड दिस इज लेक्चर नंबर 37। एक मात्र ऐसी सीरीज जो आपके प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स की समस्याओं को निवारण कर देगी, राइट। और दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। प्लीज शेयर दिस वाइडली, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो जिससे कि हम और अच्छे से सीरीज बना सकें आप लोगों में, राइट। तो चलिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारा एक 10 सिलेक्शन बैच है, ठीक है, जिसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, भारत में ऐसा कोई बैच नहीं होगा जिसमें मेहनत चल रही होगी। हमारे बच्चों ने मेहनत का अंदाजा इस तरह से लगा सकते हो तुम। हमारे बच्चों ने 2.5 महीने के अंदर, है ना, 2.5 महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 8,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी उनको 4 महीने और पढ़ना है। 15,000 के आसपास क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं अभी ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी के बाद इसका रजिस्ट्रेशन ऑफ कर दिया जाए। इसी के साथ एक फ्री कोर्स हम लेकर आए हैं, पॉलिटी का एक छोटा रूप, छोटा वर्जन, छोटा बाइक। इसका सिलेक्शन बैच में बड़े डीप में हम अंडरस्टैंडिंग करा रहे हैं, बट ये हम एक तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। दैट इज क्लास सेकंड आज इसकी होगी, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू सीरीज प्रीलिम्स 2026। और इस क्लास के ठीक 5 बजे ये क्लास स्टार्ट होती है, राइट। तो वो क्लास जो है वो 6 PM पर होगी, पर दिस क्लास विल बी लाइव, राइट। तो 1 घंटे बाद सभी बच्चे वापस मिल रहे हैं मेरे से, है ना। अभी इसको देखो आराम से मस्ती से, फिर उसके बाद वापस मिलते हैं, अपन पॉलिटी के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमको मखाना पढ़ना है। मखाना, फॉक्सनट भी जिसको बोलते हैं, है ना। और मखाने खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, लोग बाग बोलते हैं दिस इज हेल्दी, राइट। तो इसको खाना चाहिए, इससे वेट कम होता है और पता नहीं क्या क्या, राइट। तो अभी न्यूज़ में क्यों है, देखो, रिपोर्ट टाइटल स्ट्रेटेजीज टू बूस्ट द इंडियाज मखानाज एक्सपोर्ट। देखो, मखाना के ऊपर पिछले बजट में भी काफ़ी कुछ था। बिहार के अंदर एक मखाना बोर्ड भी बनाया गया था, ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और मखाना के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि बिहार के अंदर लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है। क्योंकि बिहार के अंदर 90% ऑफ मखानास इस प्रोडक्शन जो होता है वो बिहार के अंदर होता है। भारत का 90% मखाना बिहार के अंदर होता है, राइट। तो फोक्सनट भी इसको बोलते हैं। मखाना इज ड्राइड एडिबल सीड ऑफ प्रिकली वाटर लिली और गॉर्गन प्लांट। देखो, एक प्लांट होता है गॉर्गन प्लांट, राइट। उसके अंदर एक एडिबल सीड जो होता है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मखाना। फ्रेश वाटर पॉन्ड के अंदर उगता है, पर इसको उगाना इतना ईजी नहीं है। और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मिलता है। तो इसकी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड है, ठीक है। डिमांड तो पूरे वर्ल्ड के अंदर है, पर भारत के अंदर ये बहुत सारा प्रोडक्शन इसका होता है, और स्पेशली बिहार के अंदर होता है। पर बिहार की किस्मत खराब है। क्यों खराब है सर की किस्मत बिहार की? बिहार के अंदर इसका ये एक तरह से प्रोड्यूस होता है, पर इसका फूड प्रोसेसिंग नहीं होता बिहार के अंदर, है ना। पैकेजिंग और ये सब चीजें, मार्केटिंग बिहार के अंदर नहीं होता, होता है गुजरात में, ठीक है, वो होता है तमिलनाडु के अंदर। तो गुजराती तमिलनाडु यहाँ से बिहार की किसानों की मेहनत को लेकर जाते हैं और 10 रुपए की मेहनत खरीदते हैं और उसको 100 रुपए में बेचते हैं, पैकेजिंग मार्केटिंग कर करके। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। द प्लांट इज नोन फॉर इट्स वायलेट एज वेल एज वाइट फ्लावर एंड मैसिव राउंड एंड द प्रिकली लीव्स ऑफन स्ट्रेंच मोर देन 1 मीटर। अब देखो, ये इसकी पत्ती है, ये देख लो। अब देखना ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मैं बताता हूँ। ये पत्ती है। अब इन पत्तियों को काटते हैं पहले, ठीक है, और फिर अंदर घुसते हैं पानी के अंदर, और पानी के अंदर घुस के ये निकालते हैं। इसका फ्लावर जो होता है पानी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। ये निकालते हैं, और ये निकालने के बाद ये जो है ना, इसके अंदर से मखाना निकलता है। तो मतलब आपको जो याद रखना, आपको कोई घुस के निकालना तो है नहीं, मखाना बनाना तो है नहीं। आपको ये रखना है दिस इज वेरी टीडियस हेक्टिक प्रोसेस, और इसमें बहुत तगड़ा वाला लेबर चाहिए होता है। लोगों के पाँव के अंदर, क्योंकि पाँव जब एक तरह से फ्रेश वाटर के अंदर ही रहते हैं, राइट, तो वो पाँव जो होते हैं ना सूज जाते हैं, ठीक है। जो पानी से जो होता है पाँव जो होते हैं फट जाते हैं पूरे, राइट। इतना मेहनत इसके अंदर लगता है। तो ये देखो, ये जो होती है पत्तियां काट के ये भाई नीचे घुसेगा, और नीचे घुस के फिर अब देखो ये तोड़ कर लाया कुछ, है ना। तो डुबकी मारता है भाई, और उसके बाद फिर वो तोड़ के लाता है। तो बड़ा ही तरह से क्या करे, आप कह सकते हैं इसके अंदर बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, बट इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ये आप देखो कि अगर खाना खरीदा हो तो छोटा सा डब्बा आएगा, हल्का सा, ठीक है। एक तो स्पेस इतना ज़्यादा घेरता है, वजन इसके अंदर होता नहीं है, बिल्कुल हल्का सा डब्बा आएगा। और उसके अंदर तुम खाओगे तो 40-50 मखाने होंगे, और वो डब्बा होगा 250 रुपये का, ठीक है। और पैकेजिंग अच्छी होगी तो 300 रुपये का भी हो सकता है, 400 रुपये का भी हो सकता है। तो ये जो रॉ मटेरियल है ना, वो बिहार के अंदर मिलता है। मखाना जो प्रोड्यूस करते हैं ना, ये जो फार्मर लगा हुआ है, और इनके मखानों को ले जाते हैं तमिलनाडु वाले, गुजरात वाले, और वहां पे प्रोड्यूस करते हैं, राइट। खैर, ये ब्लैक डायमंड है, राइट। ब्लैक डायमंड भी इसको बोलते हैं, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर। मखाना प्लांट इज कंसिडर एज ए नेटिव ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना।
और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बिकता है। मिथिला मखाना रिसीव्ड ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन 2022 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिला हुआ है मिथिला मखाना को, राइट। अब आपसे जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, एक तो ब्लैक डायमंड पूछा जा सकता है, कहाँ उगता है ये पूछा जा सकता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कैसे उगता है ये पूछा जा सकता है, राइट। एक तरह से क्या है, मखाना क्या होता है, मखाना होता है सीड, ठीक है, और किस फ्लावर का होता है, गॉर्गन प्लांट के सीड जो होता है उसका होता है, राइट। और प्रिकली वाटर लिली भी इसको बोलते हैं, है ना, इस प्लांट को प्रिकली वाटर लिली भी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन देखते हैं, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, मखाना की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। तो मखाना के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, इससे कम भी नहीं चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं चाहिए, राइट। ह्यूमिडिटी, जैसे हमारे एरियाज के अंदर ह्यूमिडिटी होती है ना, सब ह्यूमिड जैसा होता है, राइट, वैसा इसके अंदर कंडीशन चाहिए। रेनफॉल अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए, 1000 से 1500 मिलीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल शुड बी रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो चल जाएगा। पर सनलाइट जो होती है वो और सनलाइट जो होती है वो पार्शियल सनलाइट अपन को चाहिए, राइट। तो ये तो इसका कुछ टेम्परेचर की कंडीशंस हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, कुछ क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट इसके हो गई। इसके बाद अगर हम पढ़ें तो सॉइल कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो मखाना जो होगा ना वो लेस के साथ खाते हो ना आप, लेस के साथ मखाना, तो क्ले लूमी सॉइल, ठीक है, क्ले और लूमी सॉइल, ठीक है, क्लेली लूमी सॉइल, ये आपको याद रखना है मखाना के अंदर। और इसकी जो पीएच लेवल होता है वो 6.5 से 8.5 होता है, ठीक है, इतना पीएच होना चाहिए। मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड द बेसिक नेचर जो होता है, बेसिक करेक्टर जो होता है, बेसिक एटमॉस्फेयर जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर ये अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और आपको पता है वाटर लॉग्ड सिस्टम के अंदर जिसमें बहुत सारा पानी भरा होता है, ये आप देखो यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा होता है, उसके अंदर ये होगा। एक तरह से एक्योटिक क्रॉप भी है, ये याद कर लेना, एक्योटिक क्रॉप, इसको देखकर याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और एक तरह से ये पानी देखो ठहरा हुआ पानी है, स्टेगनेट वाटर या फिर स्लो मूविंग फ्रेश वाटर, उसके अंदर ये होता है। जैसे पॉन्ड के अंदर, लेक के अंदर ऑक्सबो लेक्स बन जाती हैं जिसके अंदर स्टैटिक सा पानी होता है, ज्यादा बहता नहीं है, वैसा इसके अंदर देखा जाता है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बार इसके अंदर देख लेना। टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, प्रीफर ह्यूमिड टू द सब ह्यूमिड कंडीशंस, रेनफॉल 1000 से 1500 mm ऑफ एनुअल रेनफॉल, सनलाइट पार्शियल सनलाइट टू फुल सनलाइट इज प्रेफरेबल। और सॉइल रिक्वायरमेंट अगर हम देखेंगे क्ले लूमी सॉइल, और पीएच लेवल इसके अंदर देखें 6.5 से 8.5। वाटर लॉक कंडीशन 1 to 1.5 मीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज देयर। वाटर रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वाटर की रिक्वायरमेंट किस तरह से होती है, एक्वेटिक क्रॉप है, इसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रेश वाटर, इसके अंदर मूविंग वाटर ज्यादा, ऐसा नहीं बह रहा है वही पानी बुरी तरह से, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। अब दूसरा, अब भारत के अंदर अगर हम देखिए, स्टेट ऑफ बिहार कंट्रीब्यूट टू रफली 90% ऑफ द इंडियाज मखाना प्रोडक्शन। मखाना क्रॉप इज ग्रोन इन ऑलमोस्ट 15,000 हेक्टेयर इन द बिहार, प्रोड्यूस नियरली 10,000 टन्स ऑफ पॉप्ड मखानास। पर इतना फायदा इसको होता नहीं। ये देखो ये चार जो डिस्ट्रिक्ट है ना, दैट इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ मखाना, राइट। इसको मखाना डिस्ट्रिक्ट भी आप बोल सकते हैं, दरभंगा, ठीक है, मधुबनी, पुरेना, पूर्णिया और कटिहार, राइट। इसके अंदर 80% ऑफ बिहार मखाना प्रोडक्शन इन चार डिस्ट्रिक्ट में से होता है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को याद भी रखना है अपन, ठीक है। आउटसाइड बिहार बहुत कम अमाउंट में, जैसे आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे होता है, बहुत कम जगह पर ये मिलता है, राइट, और बहुत कम मात्रा के अंदर ये मिलता है। अब यहाँ पर देख लो, मखाना इज कल्चरली बीन पार्ट ऑफ द हिंदू रिचुअल्स फॉर द सेंचुरी, है ना। आप देखोगे पूजा की थाली में मखाने भी रखते हैं अपन। ऑफ लेट हाउएवर इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी, अब थोड़े दिनों, अभी पहले मखाना इतना फेमस नहीं था, अब सब मखाना ही मखाना, मखाना ही मखाना, राइट। खाना ही नहीं खा रहे, सब मखाना ही खा रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स डेंस, लो फैट एंड एन आइडियल हेल्दी स्नैक्स, एक्सपर्ट सेज। अब देखो, डिस्पाइट द प्रोड्यूसर ऑफ द मखाना, बिहार हैज नॉट बीन हार्नेसिंग इट्स मार्केट। 90% ऑफ कंट्री मखाना, वो पंजाब, आसाम, इनके अंदर बनता है। पंजाब डू नॉट इवन प्रोड्यूस मखाना, पर इसके अंदर पंजाबी जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मखाना को बिहार से ले आते हैं और पैकेजिंग वैकेजिंग करके 10 रुपए का मखाना 1000 रुपए में बेच देंगे, ठीक है। बेचारा किसान मजदूरी करता रह जाएगा बिहारी, राइट। ये पंजाब वाले, असम वाले आके इसको, की मेहनत को लूट लेंगे। इसीलिए बजट के अंदर डिसाइड हुआ कि हम मखाना बोर्ड खोलेंगे, मखाना बोर्ड खोल के यहाँ पर एक तरह से एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो ये देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस क्रिएशन ऑफ मखाना बोर्ड इन द बिहार,
इस तरह से आप देख सकते हैं मखाना बोर्ड विल एस्टेब्लिश, जो कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग सब कुछ वहीं पर कर देगा बिहार के अंदर ही, राइट। तो बिहार के फार्मर्स को इसके फायदा होगा। तो एक नया मखाना बोर्ड भी खुला हुआ है, ठीक है। बोर्ड विल एम टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग सब कुछ करना फ्रॉम इनिशियल इंटीग्रेटेड सा कुछ होगा। स्टार्टिंग में मखाना यहाँ से निकालेंगे और पूरा का पूरा प्रोसेस करके उसके अंदर नमक मिर्च, काली मिर्च लगा लोगों के, ठीक है, पैकेजिंग करके दे देंगे, राइट। People engage in those activities are farmer producer organization group controlled by the farmer members who can gain economies of scale and the improve। अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे ज्यादा मखाना कहाँ उगता है, राइट, और कौन सी स्टेट के अंदर उगता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में उगता है, ऐसे पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है मखाना बोर्ड कहाँ पर बना है, राइट। या फिर ये पूछा जाता है मखाना के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी कौन सी सॉइल चाहिए, राइट, इस तरह से। अब चलिए नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अभी न्यूज में इसलिए बिकॉज उसको 10 साल हो गए, बधाई हो तुम्हें 10 साल हो गए, ठीक है। तो 2025 के अंदर इसको 10 साल हो गए थे, 2015 में ये स्कीम स्टार्ट हुई, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, एक तरह से लोन देने वाली स्कीम है, अभी हम इसके अंदर समझते हैं। तो देखो, इट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन 2015 फॉर प्रोवाइडिंग लोन अप टू 10 लाख रुपए द नॉन कॉर्पोरेट्स, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो फार्मर्स के लिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं लोन के लिए, पर कोई ऐसी माइक्रो एंटरप्राइजेस जो कि छोटी माइक्रो एंटरप्राइजेस है उसके लिए नहीं है लोन की फैसिलिटी, तो यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। तो फार्मर्स को देगी कि ये लोन, नहीं, फार्मर्स को नहीं दे रही है, ये माइक्रो एंटरप्राइजेस को दे रही है, नॉन कॉर्पोरेट्स को ये दे रही है, राइट। अब इसमें मुद्रा में देखो क्या क्या चीजें लिख रखी हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिससे कि ग्लोबल बेस्ट स्टैंडर्ड्स का, है ना। मुद्रा मिशन टू क्रिएट इंक्लूसिव, जहाँ पर जो कि कोई पैसा नहीं दे रहा उसको मुद्रा पैसा दे रहा है, राइट, जिससे कि छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको पैसे की कभी कमी नहीं पड़ी, एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप हो, ठीक है, ये कल्चर एक बने, कोलैबोरेशन विद आवर ट्रेडिंग पार्टनर, आवर पर्पस इज टू अटेन डेवलपमेंट इन द इंक्लूसिव एंड सस्टेन। तो तीनों में एक ही बात लिख रखी। मुद्रा का मतलब क्या है? मुद्रा का मतलब अगर आप समझ जाओगे इसकी फुल फॉर्म तो आप सब कुछ समझ जाओगे। माइक्रो, ठीक है, यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी, एजेंसी, ठीक है, रीफाइनेंसिंग डेवलपमेंट एजेंसी, इस तरह से इसका होता है। तो रीफाइनेंस कर रही है, समझ में आ रहा है? मतलब ये आप यहाँ पर देखो, ये एक्चुअली फंडिंग प्रोवाइड करता है मुद्रा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फार्मर्स को करते हैं, फार्मर्स को पैसा देते हैं। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, और ये माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फार्मर को मुद्रा योजना के अंदर लोन देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक खुद भाई अपना नहीं दे रहा, मुद्रा ऐसे नहीं कह रहा खुद फार्मर से कनेक्ट नहीं हो रहा, मुद्रा दे रहा है स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसीज हो गई, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनको पैसा दे रहा है, और ये फिर फार्मर्स को पैसे दे रहे हैं अंडर मुद्रा योजना। अभी मुद्रा योजना क्या है मैं आपको बताऊंगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो लोन गिविंग स्कीम है जिसके अंदर रीफाइनेंसिंग का मतलब आप इसके अंदर समझ गए होंगे, खुद फाइनेंस नहीं कर रहा, किसी को दे रहा है और वो फाइनेंस कर रहा है। इट प्रोवाइड्स फंडिंग टू द नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर थ्रू वेरियस लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। खुद नहीं देता, किसी और के थ्रू देता है। बैंक, जैसे मैंने कहा रामलाल, जस्ट श्यामलाल को पैसे दे दे, ठीक है, और श्यामलाल को जो पैसे देना वो इस स्कीम में देना, ऐसा। तो यहाँ पे रामलाल कौन, रामलाल कौन है? रामलाल बैंक से, मैं कौन हूँ? मैं मुद्रा। और ये कौन है? ये फार्मर्स, ये वो जो भी एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो मुद्रा डज नॉट लैंड डायरेक्टली टू द माइक्रो एंटरप्राइजेस इंडिविजुअल, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कौन कौन एलिजिबल होते हैं? तो नॉन कॉर्पोरेट होना चाहिए भाई, कॉर्पोरेट बॉडीज नहीं होनी चाहिए। स्मॉल बिजनेस सेगमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोपराइटर, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स, प्राइवेट लिमिटेड फंड, पब्लिक कंपनी, ये सब चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसकी मुद्रा की बजट 24-25 के अंदर है ना, लिमिट इसकी बढ़ा दी गई है, और इसकी लिमिट जो कर दी गई है दैट इज 20 लाख रुपीज। पहले 10 लाख थी ना, 20 लाख रुपीज यहाँ पर कर दी है। आई होप दिस इज क्लियर। अब मुद्रा स्कीम, अब योजना बताते हैं। मुद्रा योजना में 3 तरह के प्लान है, एक तो शिशु, एक किशोर, और एक तरुण, तरुण, ठीक है। तो शिशु जो है वो 50,000 तक का लोन मिलता है, शिशु, ठीक है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है। और तरुण के अंदर, तरुण वाली स्कीम में 5 लाख से 20 लाख तक का लोन मिलता है, ठीक है। और ये जो लोन है ना, इसमें आपको कोलेट्रल नहीं देना है। वाह भाई वाह,
कोई कोलेट्रल नहीं देना है कि भाई जमीन जायदाद गिरवी रखकर, कुछ गिरवी आपको नहीं रखनी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक आप इसके अंदर समझ रहे हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। पहले जो था ये इसके अंदर 10 लाख रुपए का था, देखो ये 10 लाख रुपए का था, अब ये 20 लाख रुपए का हो गया। ठीक है, 20 लाख तक का जाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। शिशु कवरिंग लोन्स अप टू 50,000, श्योर 50,000 से 5 लाख, और कवरिंग लोन्स बिटवीन 5 लाख टू 20 लाख, राइट। लोन्स अंडर दिस स्कीम आर द कोलेटरल फ्री लोन्स। कोलेटरल फ्री लोन्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो इसके अंदर, अब भाई कोई ऐसे कहेगा ये फार्मर है, ये बैंक है, बैंक बोल रहा है कि फार्मर बोल रहा है साहब मेरे को लोन दे दो। बैंक बोल रहा है कि भाई कोई जायदाद वायदाद गिरवी रखते, बोले सब मुद्रा में दे दो। अब ये बैंक दे तो देगा मुद्रा में, बट इसने पैसे नहीं दिया तो फिर बैंक का तो एनपीए बन जाएगा ना, और उसके पास कोई एसेट भी नहीं है, गिरवी कोलेटरल भी। तो बैंक कतराने लग जाएगा, बोला भाई मुद्रा के अंदर मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई तू तो दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये नहीं लौटाएगा तो मैं तेरे को लौटाऊंगी, मैं तेरी क्रेडिट की गारंटी देता हूँ। गवर्नमेंट इस तरह से बोल रही है, और दैट इज नोन एज क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। ये गवर्नमेंट ने बनाया जिससे कि बैंक आसानी से इस एंटरप्रेनर को पैसा दे दे, ठीक है, बिना कोलेटरल के। तो क्रेडिट गारंटी टू एलिजिबल माइक्रो यूनिट्स थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड फॉर द माइक्रो यूनिट FMU was established in 2015 for guaranteeing loans sanctioned under the प्रधानमंत्री। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कवर। अब आता है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। देखो कितना मस्त है, धन धान्य कृषि योजना, राइट। तो इसके अंदर ये क्या है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम, ठीक है, टू रिवोल्यूशनराइज इंडियन एग्रीकल्चर बाय मेकिंग इट मोर प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल एंड फाइनेंशियली रिवार्डिंग फॉर द फार्मर। तो एग्रीकल्चर की सब बहुत सारी स्कीम चल रही है। देखो एक है ना, एक प्रोग्राम था, आपको अगर आपने कभी पढ़ा हो तो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, बड़ा ही सक्सेसफुल प्रोग्राम। में क्या हुआ, कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो बहुत कमजोर है ना, ऐसी 100 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर चुना गया नीति आयोग के द्वारा। ऐसी स्कीम जो कि मतलब जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसमें नक्सलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट। तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स को करा गया जो कि बहुत कम फोकस थी, और उसके ऊपर फोकस्ड होकर उसको डेवलप करा गया, जिसका एजुकेशन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट करा गया, हेल्थ न्यूट्रिशन के अंदर डेवलपमेंट करा गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर डेवलपमेंट करा गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में करा गया, और ये जो 100 डिस्ट्रिक्ट थी ना, बहुत मस्ती से डेवलप कर गई। अब मैं ये यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, बिकॉज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है ना, ये प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम ऐसे एरियाज पहले चुनेंगे जहाँ पर बहुत लो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर के अंदर लो प्रोडक्टिविटी, ऐसे एरिया हमने चुने। तो पूरे भारत में से हमने ऐसे बहुत सारे चुने, जैसे हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुनी थी ना, वैसे हमने बहुत सारे भारत के अंदर से एरिया चुने, और इनके अंदर हमने फिर एक तरह से मिशन मोड अप्रोच के अंदर इसके अंदर डेवलपमेंट करने की सोची एग्रीकल्चर। तो ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा रहता है, राइट, ऐसा जहाँ पर सॉइल खराब है, राइट, जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी, इस तरह के एरियाज को हमने चुना। तो यहाँ पर देखो ये जो इंस्पिरेशंस मिली है ना, इंस्पिरेशन, drawing inspiration from the success of aspirational district program, the government seeks to uplift underdeveloped agriculture regions through focused reforms, है ना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना is designed to enhance rural prosperity by covering existing agriculture schemes and introducing specialized intervention। ठीक है, अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये मैंने आपको बताया, वहां पर एस्पिरेशन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थी, उन डिस्ट्रिक्ट के लिए इन एरियाज के ऊपर फोकस करके हम को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी की लाइंस के ऊपर अपना धन धान्य योजना। मतलब यहाँ पर तो ऐसा था कि इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, राइट, है ना। इसके इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट थी, और अब हम धन धान्य योजना में ऐसा एरिया देख रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है। देखिए, इट कंसोलिडेटेड 36 एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर स्कीम एंड अक्रॉस 11 मिनिस्ट्री, 11 मिनिस्ट्रीज के अंदर जो 36 एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं उन सबको कंसोलिडेट कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री किसान योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि योजना, ऐसे इतनी सारी स्कीम्स जो है ना, उन सबको एक तरह से कन्वर्जेंस कर रहे हैं। नहीं तो डुप्लीकेशन, कोई ऐसी चल रही है, कोई स्कीम ऐसी चल रही है, कोई स्कीम ऐसी, सब एक ही लाइन में चलिए, डेवलपमेंट हो, इसके लिए इनको कंसोलिडेट करना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए 100 डिस्ट्रिक्ट विद लो प्रोडक्टिविटी,
जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर करा था, राइट। तो यहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसलिए लो प्रोडक्टिविटी, क्रॉप इंटेंसिटी कम है, बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स, और टारगेट कितना है 1.7 करोड़ फार्मर्स का टारगेट यहाँ पर, ठीक है। एम क्या है, टू सपोर्ट 1.7 करोड़ फार्मर्स, particularly small and marginal farmers owing less than 2 hectare of the land who constitute 86% of India's farming population। इन लोगों को यहाँ पर एक तरह से इनका डेवलपमेंट करना है। ये पुराने किसान है, मतलब ये एक तरह से गरीब किसान है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और ड्यूरेशन इसका 6 ईयर तक का ड्यूरेशन, राइट। एनुअल बजट अगर हम देखें तो 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर्स, टोटलिंग 1.44 लाख करोड़, और 40% तो सब्सिडीज के अंदर दी जाएगी, 30% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, और 20% लोन। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना थोड़ा। 10% ट्रेनिंग एंड द मार्केट सपोर्ट। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करना, पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, अपग्रेडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज, फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू क्रेडिट, ये सब हैं जिसके अंदर इसके अंदर लॉन्च करी जाएगी, राइट। इसके साथ हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि इसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन भी है। तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग तरह से कमेटी है। जैसे नेशनल लेवल पे ओवरसाइट फ्रॉम द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, राइट। यहाँ पे 2 टीम्स फॉर्म होंगी एट द सेंट्रल लेवल, वन अंडर द यूनियन मिनिस्टर एंड वन अंडर द सेक्रेटरीज एंड द डिपार्टमेंट ऑफ। स्टेट लेवल पे नोडल कमिटीज होंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट धान्य समिति लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, राइट। इस तरह से आप इसके अंदर समझेंगे। अब नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर भी न्यूज में इसलिए क्योंकि नए गवर्नर बने हैं भाई साहब, मल्होत्रा साहब बने हैं, संजय मल्होत्रा, राइट। तो आरबीआई गवर्नर के बारे में हम इसके अंदर समझते हैं। आरबीआई गवर्नर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से आरबीआई एक्ट के अंदर यह अपॉइंटमेंट करा जाता है। तो अपॉइंट कौन करता है आरबीआई गवर्नर को? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और ये कहाँ लिख रखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझो पहले गवर्नर कौन थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ साहब जो थे वो पहले गवर्नर थे, ठीक है। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर आपसे पूछा जा सकता है, 1937 में बने थे, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 2 साल बाद, राइट। दूसरे अगर आप यहाँ कहें तो पहला इंडियन गवर्नर पूछ लिया जाए, इंडियन गवर्नर, तो द्वारकानाथ जी थे, द्वारकानाथ, है ना। तो पहले तो यही याद कर लो, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और सर ऑसबोर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक, और चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द बैंक, ठीक है। अब प्रोसेस अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी विल बी देयर, consisting of cabinet secretary, current RBI governor, financial services secretary and 2 independent members, shortlist the candidate। ये कमेटी जो होती है शॉर्टलिस्ट करती है, जिसके अंदर ये लोग हैं, राइट। आप देख रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी है, आरबीआई गवर्नर है जो अभी टाटा बाय जिसको बोलेंगे हम, ये दूसरा आने वाला है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी है, फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्रेटरी, और 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं। ये क्या करते हैं? कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। फिर फाइनल अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। टेन्योर की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो टेन्योर होल्ड ऑफिस फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 years और एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स व्हाइल अपॉइंटिंग, और एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। अब बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारी नए नए सीरीज करा रहे हैं, आपकी भी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? बनती है। आप इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और टेलीग्राम पे मैंने 1 से लेकर 35 तक का भेज दिया है आपको पीडीएफ, को रिवाइज करते रहो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिवीजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, और सारे करंट अफेयर्स कवर होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। के अंदर हम 100+ लेक्चर करेंगे, मतलब ये लेक्चर होंगे 130 के आसपास लेक्चर्स। तो अभी से करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा। डेली का करोगे तो हो जाएगा, एक साथ लेकर बैठोगे तो फिर तो होगा, पर वो फिर डिप्रेशन होएगा, राइट, और कुछ नहीं। So that's all for today's class. Thank you so much.